कर्म का फल। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम नरेश था। नरेश एक कपड़े की दुकान में काम करता था। कई साल पहले ही उसकी शादी हो गई थी। नरेश को शुरू से ही लड़का चाहिए था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम प्रकाश और छोटे का प्रताप रखा था। अब दोनों बेटे नौकरी करते थे। कुछ सालों में ही पत्नी का देहांत हो गया। वह पड़ोसियों को भी कहता था कि लड़का तो वंश का दीपक होता है, अपने पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। लड़की तो शादी करके चली जाती है। उसके बाद नरेश ने ही दोनों की देखभाल की। देखते ही देखते दोनों बेटे बड़े हुए और दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होने के बाद वे सब साथ में रहते थे। सब मिलकर कई साल हंसी खुशी गुजर गए, लेकिन आपस में दोनों भाई अब लड़ने लगे। दोनों बहू की भी छोटी छोटी बात पर अनबन होती थी। यह सब देखकर नरेश को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और वे अलग अलग हो गए। फिर पिता को कौन संभालेगा, यह सवाल पैदा हुआ। एक एक लड़का एक एक महीना संभालेगा, यह बात तय हुई। अब नरेश एक लड़के के पास एक महीना रहने लगा, फिर दूसरे के पास एक महीना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे नरेश को लेकर बहू बेटे में झगड़ा होने लगा। अब दोनों बेटों के घर नरेश ही झगड़े की जड़ बन गया था। यह बात नरेश खुद भी जान चुका था। अब नरेश को पुरानी बातें याद आने लगी थी। वह अब जान चुका था कि उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब इस बात का क्या फ़ायदा। आखिरकार दोनों बेटों ने पिता को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय लिया। एक दिन वे दोनों पिता को लेकर वृद्धाश्रम गए। वहाँ जाकर उन्होंने सभी औपचारिकता पूरी की और पिता से मिलकर अपने अपने घर लौट आए। बेटे घर जाने के बाद नरेश बहुत रोने लगा। तब वृद्धाश्रम के कुछ लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वह बहुत उदास हो गया था। अभी नरेश को वृद्धाश्रम में आकर 8 दिन हो चुके थे। वह किसी से भी बात नहीं करता था और हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबा रहता था। कितने लोग उसे पूछते थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता था। अभी अभी वह एक आदमी से थोड़ी बहुत बातें करने लग गया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन बैठे बैठे वह आदमी नरेश को अपनी खुद की कहानी बताने लग गया। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, छोटी छोटी बात लेकर मुझसे झगड़ा करता रहता था। इन बातों से मैं बहुत तंग आ गया था, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मुझे बेटे के साथ साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता था। शायद वह आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। उसकी बात सुनकर नरेश और भी ज़्यादा दुखी हुआ और वह गहरी सोच में डूब गया। उसे अपना भूतकाल याद आने लग गया। नरेश की जब शादी हुई थी, तब उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त वह बहुत गुस्सा हुआ था। गुस्से में आकर उसने पत्नी के लाख मना करने पर भी बेटी को बहुत दूर जाकर छोड़ दिया था। लेकिन अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नरेश को गुमसुम बैठा हुआ देखकर बाजू का आदमी कहता है कि क्या सोच रहे हो, उधर देखो, हमें सामने जो दो लोग दिख रहे हैं, उनमें से एक अपने वृद्धाश्रम के मालिक है। उनका नाम जगदीश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम रानी है। अभी सारा वृद्धाश्रम का काम बेटी ही संभालती है। जगदीश सेठ को एक ही बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर इंसान से करती है। नरेश सिर्फ उनको देखता रहता और मन ही मन और ज़्यादा दुखी होने लगता है। अंधेरा हो चुका था। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नरेश भी अपने कमरे में चला जाता है। रात को जल्दी जल्दी खाना खाकर सब सो जाते हैं। नरेश को रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। सब लोग जल्दी जल्दी उठकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दोपहर के वक्त सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। जगदीश सेठ और रानी भी आती है। प्रोग्राम के बीच में जगदीश सेठ का ध्यान 2-3 बार नरेश की तरफ जाता है। उन्हें नरेश बहुत दुखी दिखता है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वे नरेश से बात करने लग जाते हैं। उसकी पूछताछ करते हैं। तब नरेश बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बताता है कि मेरी भी पहली बेटी हुई थी, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से गुस्से में उसे दूर जाकर छोड़कर आया था। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखता हूँ,
तब मुझे पता चला कि बेटी कितना प्यार करती है। अगर आज मेरी भी बेटी मेरे पास होती तो मेरे ऊपर यहाँ वृद्धाश्रम में रहने की नौबत ना आती थी। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मेरे हाथ से जो इतना बड़ा पाप हुआ उसकी सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। नरेश की सारी बातें सुनने के बाद जगदीश सेठ भी मन में दुखी हो जाते हैं और वे बातों बातों में नरेश को बताते हैं कि यह मेरी खुद की अपनी बेटी नहीं है, यह मुझे एक नदी किनारे मिली है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हम दोनों से उतना ही ज़्यादा प्यार करती है। पूरी बात सुनने के बाद में नरेश कहता है कि मैं भी मेरी बेटी को नदी किनारे एक मंदिर के पास ही छोड़कर आया था। उसकी यह बात सुनकर जगदीश सेठ थोड़े गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से उठकर निकलने ही वाले थे। उसी वक्त पे नरेश से पूछते हैं कि क्या तुम तुम्हारी बेटी की कुछ निशानी बता सकते हो? नरेश ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, उसके दाहिने हाथ और पैर में एक एक उंगली ज़्यादा है। यह जवाब सुनते ही जगदीश सेठ को विश्वास हो जाता है कि रानी उनकी बेटी है। पूरी बात सुनने के बाद जगदीश सेठ वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद ही रानी वहाँ पहुँच जाती है और वह नरेश से कहती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो बात कही वह सुनकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। कोई इंसान अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह सोचकर मुझे बहुत दुख लगा। आपने जो काम किया है वह बहुत ही गलत है। आपने मुझे बेटी कहने का हक गवा दिया है। मैं आपकी खुद की बेटी होने के बावजूद भी आपने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया और मैं उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। वही मेरे असली पिताजी हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते, लेकिन आपने जो बात उनके सामने आज कही वह बात दोबारा उनके सामने कभी मत कहना, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना उदास कभी भी नहीं देखा। यह कहकर रानी वहाँ से निकल गई और नरेश से भरी हुई आंखों से उसको देखता रहता और अपने नसीब को कोसता रहता। कहते हैं ना कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।